हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जारा फिजिक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कल सॉल्व किए थे। अभी वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 से आई थिंक 14 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर अ किंग और अ स्पेड। तो कार्ड में क्या क्या होता है वो सारा मैं आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम अब आनी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, हमको एक कार्ड निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने की या तो ये किंग हो या फिर ये स्पेड हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ऐसा है कि अगर मैं एक स्पेड निकालने की बात करूँ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी वन स्पेड, या शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है ना, पूरा लैंग्वेज लिख देना कि प्रोबेबिलिटी दैट वन स्पेड विल बी चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो एक स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो कितने होते हैं हमारे पास में टोटल 13 होते हैं, ठीक है ना। यही तो होता है क्लब्स, हर्ट्स, डायमंड और ये, ठीक है। तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं इसके। तो 13 फेवरेबल इवेंट्स हो गए, यानी 13 ही होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने मेरे पास 52 है। तो 13/52 यानी 1/4। तो ये तो स्पेड होने की हो गई। आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है। फिर है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, किंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो चारों टाइप के अंदर एक एक किंग होता है। टोटल किंग कितने में, 4 किंग हुए, ठीक है। तो एक किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी होती है 4 4 किंग हुए। तो फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 4 हुए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास कितने 52 है। तो 4/15 यानी 1/13, ठीक है। 52 है ना, 4/52 यानी 1/13। तो किंग होने की हो गई। अब इसमें ऐसा है कि या तो किंग होना चाहिए या फिर स्पेड होना चाहिए। और एक, अब क्योंकि ये 13 कार्ड है ना, तो इन 13 में से एक किंग भी होगा, तो उसको मेरे को हटाना है। यानी कि किंग, ऐसा स्पेड नहीं लेना है जो अपने आप में किंग हो, ठीक है। तो स्पेड के अंदर जो किंग वाला कार्ड है वो मेरे को इसमें से रिमूव करना है, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला है कि आइदर अ किंग और अ स्पेड, लेकिन एक कार्ड ऐसा होगा जो किंग भी होगा और स्पेड भी होगा, तो उसको मेरे को उसमें से हटाना है। तो प्रोबेबिलिटी की किंग स्पेड विच इज किंग लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ या जो भी हो, ठीक है ना, समझ जाना आप लोग। स्पेड विच इज किंग, या फिर लिख देना स्पेड एंड किंग बोथ, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, एक ही कार्ड होगा ऐसा, ठीक है। तो 1/52, ओके। तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी आइदर अ किंग और अ स्पेड, ठीक है, कितनी होगी, स्पेड की 1/4 प्लस किंग की 1/13। और इसमें से मेरे को इसको माइनस कर देना है, ये जो कार्ड, जो कॉमन वाला कार्ड है उसको, ओके। ये कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर 4/13 आता है, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना इसको आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ये जून 2012 के नेट एग्जाम में आया हुआ है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 बॉक्सेस दैट कंटेंट 2 ब्लैक एंड 3 वाइट सॉरी एंड 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स रेस्पेक्टिवली। 2 बॉक्स है, ठीक है। फर्स्ट जो बॉक्स है ना उसके अंदर 2 तो ब्लैक बॉल्स है और 3 वाइट बॉल्स है, और जो सेकंड बॉक्स है उसके अंदर 3 ब्लैक और 4 वाइट बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को, इसके बॉल जो है वो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी जो ट्री होता है, इस मेथड को जैसे अगर हम लोग इस वे में सॉल्व करते हैं, जो वे में बता रही हूँ, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ट्री बना के करते हैं ना। क्योंकि मेरे पास में क्या है, 2 बॉक्स है, फिर दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें, तो हम इस वे में प्रोसीड करते हैं कि जैसे पहली बात तो ये कि बॉक्स 1 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और बॉक्स 2 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इक्वली लाइक इवेंट्स है, ठीक है। बॉक्स 1, अगर बॉक्स 1 उठाती हूँ मैं, बॉक्स 1 में से निकलती है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, और बॉक्स 2 से निकालती हूँ तो उसकी भी हाफ, ठीक है। फिर 1 वाले के अंदर से निकालने के बाद में ब्लैक निकलती है वाइट, वो बात है। तो ब्लैक निकलने की, वाइट निकलने की, बॉक्स 1 के अंदर से ब्लैक निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक के लिए लिखा हुआ है मेरे पास में 2 ब्लैक है और 3 वाइट है। टोटल कितनी हुई, 2 + 3 5, उनमें से फेवरेबल ब्लैक मुझे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल 2/5, तो ये हो गई 2/5। इस तरह से वाइट 3 है, टोटल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 3/5। इस तरीके से अगर 2 से निकालते हैं तो ब्लैक की कितनी है, वाइट की कितनी है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी की ये वाइट हो। अब वाइट तो फर्स्ट वाले बैग से भी आ सकती है, बॉक्स से, आई मीन सॉरी, फर्स्ट वाले बॉक्स से भी आ सकती है वाइट, और वाइट सेकंड वाले बॉक्स से भी आ सकती है। तो इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी और इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी और बॉक्स 2 से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ऐड करनी है। तो इसके अंदर से वाइट आने की निकाली, अब इसकी निकालेंगे। तो पहले तो बॉक्स 2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसमें ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
वैसे ब्लैक लिखने की जरूरत ही नहीं, हमको वाइट से मतलब है, फिर भी लिख लो। 3 ब्लैक है, टोटल कितनी है 3 + 4 7, तो 3/7। और वाइट होने की 4 है ना वाइट बॉल्स, 4 डिवाइडेड बाई टोटल 7, तो प्रोबेबिलिटी ये वाइट हो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी कि ये वाइट हो और बॉक्स 1 से ले ले, और एक क्या हो सकता है कि बॉक्स 2 से भी तो वाइट आ सकती है, तो दोनों में से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूंगी। इससे आने की कितनी हुई 3/, अब देखो टोटल मेरे को निकालनी, तो WB1 यानी कि बेग इस वाले से निकली है, ठीक है, और इससे निकली है, टोटल कितनी होगी 1/2 इंटू 3/5, 3/5 इंटू 1/2। कैसे क्या समझ में आया, वाइट है और बॉक्स 1 से निकली है, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और बॉक्स 1 होने की खुद की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो बॉक्स 1 से वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बॉक्स 1 होने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 3/5। अब ऐसे ही मेरे को जो बॉक्स 2 है उससे वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले तो बॉक्स 2 हो उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी, तो बॉक्स का सेकंड बॉक्स होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, पहले किसको भी लिखो समझ जाना आप लोग, और सेकंड बॉक्स के अंदर से भी फिर वाइट निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने 4/7 निकाली, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा 3/10 प्लस 4/14, सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा 41/70, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो 10th का राइट आंसर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 ये जून 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर 3 पार्टिकल्स A, B एंड C ईच विथ एन एट्रीब्यूट एस दैट कैन टेक 2 वैल्यूज +-1, ठीक है। 3 पार्टिकल्स A, B, C है, तीनों की वैल्यू +-1 +-1 +-1 हो सकती है। हम मान लेते हैं कि ऐसे जो है वो 1 है, SB 1 है, SC -1 एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी गिवन इंस्टेंट पर ये इतने दे रखे हैं ना। नेक्स्ट इंस्टेंट के अंदर ईच S वैल्यू कैन चेंज टू -S, यानी इनकी जो S वैल्यू वो माइनस हो सकती है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, कितनी प्रोबेबिलिटी 1/3 से। द प्रोबेबिलिटी दैट SA + SB + SC रिमेन्स अनचेंज्ड इज, तो ये सम है ना तीनों का वो अनचेंज रहे, उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, SA + SB + SC तीनों का सम अनचेंज रहना चाहिए। कितना है तीनों का सम, इनिशियली की अगर हम बात करें, ये 1 है, ये 1 है, ये -1, तो 1 1 -1, एक ऑफकोर्स दिख रहा है 1 सम है, ठीक है। तो फाइनल जो है वो सम अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि अगर इनकी वैल्यू चेंज होती है नेक्स्ट इंस्टेंट के ऊपर, तब भी इनका जो सम है वो 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 रहेगा, इसका मतलब कि मान लो कि कोई चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना। अगर चलो मैं एक एक लिख देती हूँ, ये भी अनचेंज रहे, ये भी अनचेंज रहे, और ये भी अनचेंज रहे, यानी ये 1 का 1 ही रहे, ये भी 1 रहे, ये -1 रहे, तो सम कितना होगा 1। ये तो इनिशियल था, ठीक है, ये हम नेक्स्ट इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। और क्या हो सकता है कि हमको तो सम 1 चाहिए ना टोटल, तो इसको अपने हिसाब से -1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसका मतलब कि इसने साइन चेंज किया, ठीक है, इसने नहीं किया, इसने किया। एक चीज़ ये ले लो, ठीक है, कि भाई इसने कितना, किसने किसने किया, मतलब समझ जाओ यार अब, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमको टोटल सम 1 चाहिए, सम 1 ही रहे, अनचेंज रहे, इसके लिए 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, ओके। अब चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, S से -S विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी ये प्रोबेबिलिटी चेंज होने की जो है वो है 1/3, तो चेंज ना हो यानी अनचेंज रहे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, 1 - 1/3, ठीक है, तो यानी 2/3 हो गई। अब ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, और ये भी चीज़ हो सकती है। तीनों कंडीशंस के अंदर जो हमारा सम आ रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इन तीनों का केस मुझे लेना है। इसके बाद अगर ये नेक्स्ट इंस्टेंट हो, ये हो, या फिर ये हो, ठीक है, आइदर दिस और दिस और दिस, ऑल द 3 आर सेटिस्फाइंग अवर इक्वेशन, ओके। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहला क्या लिया था हमने कि किसी ने भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, पहला यही लिया था हमने कि किसी ने भी चेंज नहीं किया है, किसी ने भी चेंज नहीं किया, यानी 2/3, ए ने चेंज नहीं करने की 2/3, बी के चेंज ना करने की 2/3, और सी के चेंज नहीं करने की 2/3। एक तो ये, दूसरा हाँ क्या चीज़ पॉसिबल है, ये वाला चेंज कर रहा है, यहाँ से कंपेयर इसी से कर लो क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है ना, ये वाला चेंज कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, और फिर ये कर रहा है, तो ये चेंज कर रहा है, चेंज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/3 इंटू, ये वाला चेंज नहीं कर रहा है, नहीं करने की 2/3, -1 से 1 हुआ, इसने चेंज किया 1/3, ठीक है, प्लस इस वाले को देखें, ठीक है, इसके लिए क्या है, यहाँ से कंपेयर करना है,
क्योंकि इनिशियल कंडीशन ये थी ना, तो मैं यहाँ से करना एक्चुअली, पर पास में ये पड़ रहा है मेरे, ठीक है। तो 1 और 1 अनचेंज रहा तो 2/3, फिर 1 - 1 हो गया, साइन चेंज हुआ 1/3, -1 का 1 हुआ, साइन चेंज हुआ तो 1/3। तो इससे हमको देखना है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें तीनों चेंज नहीं थे, इसमें 2 चेंज थे, इसमें 2 चेंज थे, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, 4/9 आता है, ओके। तो इस वे में आप लोग बता सकते हैं कि सम जो SA + SB + SC है, सम अनचेंज रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस वे में निकालते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर स्पेस बच रहा था मेरे पास इसलिए लिख लिया। एन अनबियास्ड कॉइन इज टोस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार टोस्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। 2 बार टोस्ट किया, हो सकता है दोनों बार हेड हो जाए, फर्स्ट बार हेड है, सेकेंड बार टेल है, फर्स्ट बार टेल है, सेकेंड बार हेड है, या फिर दोनों बार टेल लिया जाए, तो कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, और कम से कम एक, तो 2 वाला भी फेवरेबल है, ठीक है ना, क्योंकि उसने मिनिमम बोला कि एक तो होना ही चाहिए, तो एक तो इसमें है, ये वाला फेवरेबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। फेवरेबल कितने, 3, टोटल कितने, 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन A will be performing an useful function in 5 years time is 1/4। मशीन A यूजफुल काम कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको 1/4 दे रखी, ठीक है। while the probability that machine B will still be operating usefully at end of same period is 1/3। और B जो है वो अच्छे से काम कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 यूजफुल काम कर रही है, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस दैट इन 5 years टाइम, ये 4 केस है ना, इनकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, सिंपली 4 है तो 4 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहला क्या बोल रहे हैं हमको, बोथ मशीन्स विल बी परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि कब कौन यूजफुल वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो PA, इसको मैं और ब्रैकेट में लिखूँ यूजफुल वर्क, ठीक है। PA जो है वो यूजफुल वर्क कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, ठीक है। तो PA' यानी कि नॉट यूजफुल लिख दूँ, या फिर मैं ना नॉट यूजफुल, उसकी कितनी होगी, 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में B की बात करें, B वाला जो है वो यूजफुल वर्क कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिखने में आ रहा ना, ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। प्रोबेबिलिटी B' यानी कि B जो है वो यूजफुल काम नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/3 यानी 2/3। तो ये चीज़ें हमने निकाल के रख दी, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, बोथ मशीन्स विल बी परफॉर्मिंग एन यूजफुल फंक्शन, दोनों मशीन जो है वो यूजफुल फंक्शन कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, A भी यूजफुल कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4, और जो B है वो भी यूजफुल कर रही है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, तो 1/4 इंटू 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/12। सेकेंड है, नाइदर विल बी ऑपरेटिंग, दोनों ही ऑपरेट नहीं कर रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाली भी ऑपरेट नहीं कर रही है, या फिर नॉट यूजफुल, यानी वो ये जो अब कह रहा है ना ऑपरेट नहीं कर रही, तो वो नॉट यूजफुल हुआ, तो इसकी कितनी है, 3/4, और दोनों ही नहीं कर रही है, B वाली भी नहीं कर रही है, तो इसकी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2, 1/2, ठीक है। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, ओनली मशीन B विल बी ऑपरेटिंग, B ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब A नहीं कर रही है, A की नहीं करने की 3/4, और B कर रही है तो इसकी 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 1/4। एटलीस्ट 1 ऑफ द मशीन विल बी ऑपरेटिंग, एटलीस्ट आ गया, मतलब अपने को 1 माइनस समथिंग करके चलना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 ऑफ द मशीन विल बी ऑपरेटिंग, तो हम ये निकाल लेते कि दोनों ही काम नहीं कर रही है, ठीक है। उल्टा हम मानते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर कि A से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, B से हो रही है, C से हो रही है, तो एटलीस्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने बोला कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको 1 में से माइनस कर दिया। वैसे इसके अंदर की कोई सी भी ऑपरेट नहीं कर रही है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कि एटलीस्ट एक कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 1 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसके लिए, 1 माइनस क्या होगा कि दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, एक ही काम ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4, और B के काम ना करने की 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2, तो 1 - ½ यानी हाफ आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट, ठीक है। A and B टेक टर्न्स इन थ्रोइंग 2 डाइस, एक बार A थ्रो करता है डाइस को, दूसरी बार B थ्रो करता है, ठीक है। द फर्स्ट टू थ्रो 10 बीइंग अवॉर्डेड द प्राइज, अब जो सबसे पहले 10 थ्रो करेगा ना,
इसका मतलब पूरा समझना, ए एंड बी टेक्स टर्न्स इन थ्रोइंग 2 डाइस, यानी कि एक बार इसने थ्रो किया तो इसने दोनों डाइस थ्रो किए, ठीक है। फिर बी का टर्न आया तो बी ने भी दोनों डाइस थ्रो किए, ठीक है। तो द फर्स्ट टू थ्रो 10 बीइंग अवॉर्डेड द प्राइज। तो ए और बी में से जो पहले 10 थ्रो कर देगा, 10 कैसे थ्रो करेगा, इसके पास 2 डाइस है ना, ठीक है। तो दोनों के अंदर मिला के टोटल 10 आनी चाहिए। तो जो पहले टोटल 10 दोनों का सम 10 आ जाएगा जिसके वो जीत जाएगा, ठीक है। श्योर दैट इफ ए हैज़ द फर्स्ट थ्रो, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट थ्रो ए का है। द चांसेस ऑफ विनिंग आर इन द रेशियो ऑफ 12:11। तो उनके जीतने की जो चांसेस है वो, यानी ए इज टू बी के विनिंग चांसेस जो है वो 12:11 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर सम 10 कब कब बनेगा। 2 डाइस है, ठीक है। तो एक तो आउटकम्स देख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, n की पावर r, ठीक है, यानी 6 × 6 36। 2 डाइस है ना, तो 6 × 6 36 टोटल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करती हूँ, फेवरेबल कितने होंगे हमारे पास, तो सम 10 चाहिए ना, तो क्या क्या हो सकता है, 6 के साथ 4 आ जाए, ठीक है, या फिर एक डाइस के ऊपर 4 है दूसरे के ऊपर 6 आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर 5 आ जाए। बस यही 3 केसेस है जब हमको सब सम जो है वो 10 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 हमारे पास में हो चुके हैं, इसको किसी भी वे में लिख दो आप, 3 हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 10 होने की of getting 10 equals to what, favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो 3 डिवाइडेड बाई 36, 1/12 आ गया, ठीक है। ये है 10 आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 10 कितना होगा, यानी 10 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/12, 12 - 1 11/12, ठीक है। तो 10 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। अब देखो हम ये चीज़ निकालते हैं कि ए के जीतने के चांसेस कितने और बी के जीतने के चांसेस कितने। तो विनिंग ऑफ ए, यार मैं यहाँ पे ING बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ, कर देना ना। विनिंग ऑफ ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, तो कब कब जीत सकता है, अगर फर्स्ट थ्रो में उसके 10 आ जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ईजी रहेगा, बार बार फिर इसको पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा ना। तो विनिंग ऑफ ए कब जीत सकता है, फर्स्ट थ्रो उसका था, ठीक है। एक फर्स्ट थ्रो उसका था, उसने दोनों डाइस उछाले, अगर दोनों का सम 10 आ गया तो वो जीत गया। अगर वो या तो फर्स्ट में जीतेगा, फर्स्ट थ्रो में आ गया, और सेकंड थ्रो किसका है, बी वाले का है। तो सेकंड थ्रो के अंदर 10 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बी वाला जीत जाएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रो के अंदर 10 बन गया तो ये जीतेगा, फिर सेकंड थ्रो के अंदर अगर 10 बना तो बी वाला जीत जाएगा, क्योंकि सेकंड चांस बी वाले के बाद में वापस ए वाले का चांस आएगा, ठीक है। तो ए वाले का यानी थर्ड चांस है, ठीक है। फिर फोर्थ चांस किसका है, बी का। फिर फिफ्थ चांस वापस ए का। ए जीतना चाहिए, यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ओड नंबर जो है ना, एक तरीके से मैं बोलूँ, उसके अंदर अगर 10 आ रहा है तो ए जीतेगा। समझ में आया कैसे, एक ए है एक बी है, फर्स्ट चांस इसकी है, ठीक है। अगर फर्स्ट चांस में इसका आ गया तो ये जीत जाएगा, सेकंड चांस इसकी है, ठीक है। अगर सेकंड चांस में 10 आता है तो ये जीत जाएगा, अगर ये जीत जाएगा तो इसकी चांस ही नहीं आएगी, बात ही खत्म, ठीक है। अगर इसका सेकंड चांस में इसका 10 नहीं आता है तो फिर थर्ड चांस इसकी है, ठीक है। थर्ड चांस के अंदर 10 आ गया तो वापस ए जीत जाएगा, ओके। और फोर्थ चांस फिर बी की है, अगर इसके अंदर ये आ जाता है तो ये जीत जाएगा, इसका अगर 10 नहीं आता है तो फिर वापस इसके चांस आएगी, ठीक है। तो जैसे कोई जीतेगा गेम ख़त्म, ठीक है। तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कि एक तो फर्स्ट चांस के अंदर 10 आ जाए, या फिर फर्स्ट में नहीं आ रहा तो सेकंड में भी नहीं आना चाहिए वरना बी जीत जाएगा, थर्ड चांस में 10 आ जाए, ठीक है, प्लस फोर्थ में नहीं आना चाहिए नहीं तो बी जीत जाएगा, फिफ्थ चांस के अंदर 10 आ जाए, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। फर्स्ट के अंदर 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/12 होती है, 1/12। फिर थर्ड के अंदर 10 आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट के अंदर नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, फिर थर्ड के अंदर 10 आया, तो नहीं आने की कितनी है, इसको अगर मैं और लिखना चाहूँ ना, एक बार यहाँ समझ लो। फर्स्ट के अंदर 10 आने की प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है। थर्ड के अंदर 10 आया, यानी फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया तो नहीं आने की कितनी है, क्यों, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आ गया तो ये जीत गया। फिर फिफ्थ के अंदर 10 आया, यानी फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, फोर्थ में भी नहीं आया, फिफ्थ में आया, ठीक है। नहीं आने की क्यू, आने की पी, एंड सो ऑन। तो वही चीज़ मैं अब मैं यहाँ कर रही हूँ, क्यू क्यू पी। तो क्यू की वैल्यू क्या, 11/12, 11/12 इंटू 11/12, तो 11/12 का स्क्वायर इंटू पी,
P यानी कि 1/12 वापस, प्लस फिफ्थ चांस यानी 4 बार नहीं आया तभी वो 5वीं बार में जीता ना, तो 11/12 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो पावर 4 और 1/12 प्लस सो ऑन। तो ये एक तरीके से हम देखेंगे क्या बनेगी, जीपी बनेगी, ठीक है। और इनफाइनाइट जीपी बन रही है क्योंकि हमको क्या पता कितनी बार में कोई जीते, मान लो 10 आ ही नहीं रहा खेलते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है इसके अंदर। तो इनका सम कितना होगा, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। वैसे याद होगा, नहीं हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है। a यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, जो यहाँ पर क्या है 1/12 है, और r यहाँ पर क्या होता है, जो रेशियो आ रहा होता है ना, वो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेना, या फिर इसको इससे डिवाइड कर लेना, या इसके अगले वाले को इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। वो तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या टर्म आएगा, 11/12 का स्क्वायर, यानी r मेरे पास क्या है 11/12 का स्क्वायर। लिख देती हूँ यहाँ पर a मेरे पास 1/12 है और r मेरे पास 11/12 का स्क्वायर आ रहा है। तो सम कितना हो जाएगा इसका, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर, यानी 1/12 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर 144 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर, यानी 1/12 डिवाइडेड बाय ये कितना है 23 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। तो एक 12 तो कट जाएगा, सॉल्व कर आके इसको 12/23 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए जीता, ठीक है। अब विनिंग ऑफ बी निकालते हैं हम। विनिंग ऑफ बी कब जीतेगा कि या तो सेकंड के अंदर 10 सम आना चाहिए, या 4th चांस में आना चाहिए, या फिर 6th चांस में आना चाहिए, या फिर 8th चांस में आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड चांस के अंदर 10 आ गया तो वो जीत जाएगा, और 4th चांस के अंदर 10 आया तो वो जीतेगा, 6th चांस में 10 आया तो वो जीतेगा, एंड सारे इवन वाली टर्म, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट एक को दिया। तो सेकंड के अंदर 10 आया यानी फर्स्ट के अंदर नहीं आया, नहीं आने आया तो क्यू, और सेकंड में आया तो पी, फिर 4th में अगर 10 आ रहा है तब वो जीत रहा है। ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना, सारा नहीं है, मतलब कि टोटल हम निकाल रहे हैं, या तो यहाँ जीत गया, आइदर है ये, ठीक है। और जब आइदर होता है तो हम और होता है तो ऐड वाला प्लस वाला साइन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो वो सेकंड चांस में जीतेगा, यहाँ नहीं जीता तो यहाँ जीतेगा, यहाँ नहीं जीता तो यहाँ जीतेगा, इस तरीके से। तो 4th के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट में नहीं जीता, सेकंड में नहीं जीता, थर्ड में नहीं जीता, 4th वाले चांस में 10 आ गया तो जीत गया अभी, ठीक है। फिर फर्स्ट में ए हार गया, फिर वापस बी भी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी जीत गया, ठीक है, क्योंकि 6th चांस के अंदर बी के पास 10 आ गया, एंड सो ऑन। तो इसको कैसे लिखूंगी अब मैं, 11 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से क्यू की वैल्यू रखी है ना, फिर पी की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/12, तो 1/12 प्लस क्यू यानी 11/12 का क्यूब, ठीक है ना, और 1/12 प्लस 11/12 का 1 2 3 4 5 पावर 5 और 1/12, ठीक है। अब जैसे पहले किया था ना सम a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वैसे ही सॉल्व करना है। इस बार a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये पूरी 11/12 इंटू 1/12, ठीक है, ये अलग रख लेना यार, ठीक है। और जो हमारा रेशियो इसके अंदर r वो कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो रेशियो तो वही है r 11/12 का स्क्वायर, वही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 11/12 1/12 सम लिख रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि ये इन्फाइनाइट टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 1 a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कितना है 11 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। तो a के जीतने के चांसेस इतने हैं, b के जीतने के चांसेस इतने हैं, तो a/b विनिंग चांसेस कितने होंगे 12 डिवाइडेड बाय 23 इज टू 11 डिवाइडेड बाय 23, यानी वो हो गया 12:11, ठीक है, ये 12 है, सही लिख देती हूँ, और 12:11, ओके। तो ये अपना आंसर आ गया, ये चीज़ प्रूव करनी थी हमको क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो अब अगला हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। शुरू की वीडियो में मैंने इंट्रो दिया था ना, तो हम डेफिनेशन कर चुके, थ्योरम कर चुके, एग्जाम्पल कर चुके बेसिक्स के, अब हम ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय टीसी। और अगर तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो यहाँ से कर लेना, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से। थैंक यू, बाय।